आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो कर रहे हैं। तो हमारा पार्ट क्या है? लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक की जो लिमिटेशन है वो क्या क्या है? तो पहले ही है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करता है। जो हमारी अन्य जो बातें होती हैं, जो गुणात्मक बातें होती हैं, जिस प्रकार से हमारा बुद्धिमत्ता है, ईमानदारी है, सुंदरता है, हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो इतने परसेंट सुंदर है, नहीं, उसमें कहेंगे कि वो ज़्यादा सुंदर है, कम सुंदर है। इस प्रकार के तथ्यों का इसमें कोई अध्ययन नहीं किया जाता। फिर हमारा क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, कि ये सिर्फ एग्रीगेट्स की स्टडी करता है, ओनली वन फैक्ट हो उसकी कोई स्टडी नहीं करता। जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मोहन की जो आय है वो 50,000 प्रति महीना है, इसकी स्टडी इसके अंदर नहीं की जाती, क्योंकि वो सिर्फ एक फैक्ट है। ये एग्रीगेट्स, यदि हम कहते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 15,000 प्रति मंथ है, उसका अध्ययन किया जाएगा, या प्रति वर्ष है, क्योंकि उसकी हम क्या कर सकते हैं, दूसरों के साथ तुलना कर सकते हैं। या हम कहें भारत की प्रति व्यक्ति आय इतनी है, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय इतनी है, तो उनकी स्टडी एग्रीगेट्स जो होता है उसकी स्टडी की जाती है। इसमें अकेले फैक्ट की स्टडी नहीं की जा सकती। होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट, तो इसकी प्रारंभिक जो जरूरत है वो है कि डाटा हमारा क्या होना चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है हमारा कि वो समरूप होने चाहिए डाटा। जिस प्रकार से यदि हम कपड़े की तुलना कर रहे हैं तो दूसरा भी हमारा क्या होना चाहिए, मीटर की तुलना मीटर के साथ, टन की तुलना हमारे टन के साथ होनी चाहिए। अनाज है उसको हम किस में, मण या टन में मापते हैं, तो गेहूं के उत्पादन की तुलना हम कपड़े के उत्पादन के साथ नहीं कर सकते, जो कि कई बार क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हाँ, एक तरीका है जिसके द्वारा हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि गेहूं का उत्पादन हमारा क्या हुआ है, 2 लाख करोड़ का हुआ है, 2 लाख करोड़ का हुआ है। उसी प्रकार से कपड़े का उत्पादन हमारा क्या हुआ है, मान लो 1 लाख करोड़ का हो, तो उनके मूल्य की आपस में क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ये एक मेथड है, लेकिन इसमें हमारा क्या हो जाता है, जो सांख्यिकी है उसमें इस तरीके का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें तो ये सिर्फ क्या करता है कि दोनों की होमोजेनिटी होनी जरूरी है, कि वो समरूप होने जरूरी है। कपड़े का उत्पादन है तो उसको मीटर में मापते, तो मीटर का जो कंपैरिजन है वो मीटर के साथ होना चाहिए, मण का कंपैरिजन मण के साथ होना चाहिए, लीटर का कंपैरिजन लीटर के साथ होना जरूरी है। फिर रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, कि जरूरी नहीं है कि रिजल्ट जो है वो हमारे 100% ट्रू हो गए, वो ओनली एन एवरेज होता है। मान लो हमने कहा कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 50,000 रुपये पर ईयर है। हर व्यक्ति की जो आय है वो 50,000 है, कुछ की आय से कम हो सकती है, कुछ की आय से अधिक हो सकती है। ये तो सिर्फ एवरेज को बता रहा है। जिस प्रकार से भारत की जो हमारी एवरेज आयु है वो क्या है, 67 वर्ष है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति 67 वर्ष का होते ही मर जाता है, कुछ की उम्र इससे कम है, कुछ की उम्र इससे अधिक है। तो सिर्फ वो क्या बताता है, एवरेज को बताता है, जो हमारा रास्ता है उसको बताता है, उससे कुछ की अधिक हो सकती है, कुछ की कम हो सकती है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रोंग, बिना रेफरेंस के रिजल्ट क्या हो सकता है, रोंग हो सकता है। जिस प्रकार से 2 कंपनी है, एक पहली साल क्या कमाती है, 1,000 रुपये प्रॉफिट कमाती है, दूसरी साल उसने 2,000 रुपये प्रॉफिट कमाया और तीसरी साल 3,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो इसका टोटल कितना हुआ, 3, 2, 5 और 1 6,000 रुपये। और एवरेज निकाला, तो एवरेज में हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या आ गया हमारा, 2,000 रुपये आ गया। और दूसरी जो कंपनी है वो पहले साल क्या कमाती है, 3,000 रुपये, नेक्स्ट ईयर वो 2,000 और नेक्स्ट ईयर वो 1,000 कमाया, और टोटल निकाला तो इसका भी क्या हुआ, 6,000 हुआ। 3 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज क्या हो गया, 2,000 है। अब हम कह सकते हैं कि दोनों ही फैक्ट्रियां क्या हैं, सेम प्रॉफिट गेन करें। दोनों ही फैक्ट्रियों का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 2,000 है, जो कि बिना रेफरेंस को जाने ही सिचुएशन का गलत व्याख्या कर रहा है। जबकि सिचुएशन हमने तो दोनों ही फैक्ट्रियों को क्या बता दिया, बराबर बता दिया। जबकि सिचुएशन क्या कहती है कि एक फैक्ट्री तो क्या कर रही है, ऊपर चढ़ती हुई फैक्ट्री है, दूसरी क्या है, नीचे गिरती हुई। इसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको अपने कारण देखने होंगे कि क्यों उसका प्रॉफिट लगातार ये क्या होती जा रही, गिरती जा रही है। ये तो राइजिंग है, इसके लिए तो बढ़िया है। हमने ये नहीं कहा कि ये फैक्ट्री तो उन्नति कर रही है, ये गिर रही है, हमने तो दोनों को एवरेज दोनों का सेम था तो दोनों को सेम बता दिया। तो इस प्रकार से हमारा रेफरेंस के बिना क्या हो सकते हैं, हमारे जो रिजल्ट हैं वो रोंग हो सकते हैं।
कैन बी यूज्ड ओनली बाय एन एक्सपर्ट, कि जो हमारा स्टैटिस्ट है उसका यूज क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। बगैर एक्सपर्ट तो हम क्या कह सकते हैं, एक डॉक्टर होता है वो एग्जैक्ट क्या दवाई है क्या बीमारी है उसका पता उसी को होता है। इस प्रकार से कोई किसी भी अनाड़ी के हाथ में वो दवाई दे दी जाए और वो किसी भी बीमारी के लिए दवाई देना शुरू कर दे तो उसका क्या होगा, वो गलत दवाई देगा तो पेशेंट की जान जा सकती है। इसी प्रकार से हमारा क्या हो सकता है, सांख्यिकी का भी यदि आम व्यक्ति एक्सपर्ट के बगैर प्रयोग करते हैं तो वो उसका क्या कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा है कि ये सिर्फ एक्सपर्ट को ही इसकी जानकारी होती है। प्रोन टू मिसयूज, कि इसका मिसयूज हो सकता है। सांख्यिकी का मिसयूज कौन कर सकता है, पॉलिटिशियन है, वो अपने उद्देश्यों के अनुसार सांख्यिकी को स्टैटिस्टिक्स को तोड़ मरोड़ करके प्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर वो क्या कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। किसी समस्या का वर्णन करना हो तो भी सांख्यिकी का क्या किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, तो इसकी इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स में क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो हमारी बेरोजगारी की है, चाहे जो हमारी है कीमत वृद्धि की है, उसको तब तक हम सोल्व नहीं कर सकते जब तक उनको सांख्यिकी में प्रेजेंट ना किया गया हो। तो डेटा में जब प्रेजेंट किया जाता है तो हमें समस्या का पता चलता है। तो जिस प्रकार से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, हम कह सकते हैं कि भारत में जो कार्यकारी जनसंख्या है उसका 20% लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। तो हमें पता चल गया कि कितनी जनसंख्या का कितने परसेंट लोग क्या है, बेरोजगार। यूँ कह देते हैं भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इससे समस्या का कोई समाधान नहीं था, ना हमें समझ में आता भी बढ़ रही है घट रही है, इस प्रकार से प्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारा उसको सांख्यिकी में प्रेजेंट किया गया तो हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, जो कीमत वृद्धि है, वो पिछले साल की तुलना में इस साल 5.7% हो गई है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि पिछले साल कीमतें कितनी थी और इस साल कीमतें कितनी हो गई हैं। फिर है इंटरसेक्टोरल एंड इंटर टेम्परल कंपैरिजन। तो इसमें इंटरसेक्टोरल क्या है हमारा, कि एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र के साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से। तो सांख्यिकी के माध्यम से जब संख्याएं ना होती तो हम कह रहे पिछले साल की तुलना में इस साल कीमतें बढ़ी हैं, कितनी बढ़ी हैं हमें कुछ नहीं पता चलता। लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं, एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र के साथ तुलना कर सकते हैं। मान लो हमारा क्या है, हरियाणा और हम किसको ले सकते हैं, बिहार को ले सकते हैं। हम उनकी प्रति व्यक्ति आय की तुलना कर सकते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों की प्रति व्यक्ति आय का जो अध्ययन करते हैं तो हरियाणा जो है बिहार के कंपैरिजन में क्या है, एक अमीर स्टेट है। उसी प्रकार से हम जो है एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र के साथ तुलना करते हैं तो हम हरियाणा जो हम भारत है उसकी, इंडिया की और दूसरे कोई भी अदर कंट्री ले सकते हैं, जैसे अमेरिका की ले सकते हैं, दोनों की प्रति व्यक्ति आय की जो कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि अमेरिका के कंपैरिजन में इंडिया है वो एक पुअर कंट्री है। तो इस प्रकार से ये किसके माध्यम से हुआ, ये सांख्यिकी के रूप में जब डाटा को प्रेजेंट किया गया, हमारी समस्या को प्रेजेंट किया गया, तो ही हम क्या कर पाते हैं, इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन कर पाते हैं। इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन में क्या होता है, एक समय के साथ तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने कहा कि पिछले वर्ष उत्पादन, गेहूं का उत्पादन है कि पिछले वर्ष गेहूं का उत्पादन इतना था और इस साल गेहूं का उत्पादन इतना हो गया। तो हमें पता चल चुका है कि पिछले साल की तुलना में गेहूं का उत्पादन इस साल बढ़ा है या घटा है। बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, घटा है तो कितना घटा है। तो ये हमारा है इंटर-टेम्पोरल कंपैरिजन। तो कब हुआ ये, तो ये हमारा सांख्यिकी के माध्यम से ही संभव हुआ है। कि उसी प्रकार से बेरोजगारी है तो हम कह सकते हैं कि पिछले परसेंट बेरोजगारी है वो 20% थी, इस बार जो है 26% होगी। तो हमें पता चल गया कि 6% लोग इस बार ज्यादा हुए बेरोजगार। थर्ड है वर्किंग आउट केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसके सांख्यिकी से ही हमें क्या पता चलता है कि कोई कारण है और दूसरा उसका क्या है, परिणाम है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि जब हमारी प्राइस है और सप्लाई है, कि जब हमारी प्राइस क्या है 10 है तो जो सप्लाई है वो 50 थी, प्राइस बढ़ के 15 हो जाती है तो सप्लाई भी बढ़ के 50 से 60 65 कुछ हो जाती, प्राइस और बढ़ती सप्लाई और बढ़ जाती। तो हमें पता चल रहा है कि ये तो क्या है
हमारा केस है और ये इफेक्ट है। प्राइस का बढ़ना केस है और सप्लाई का उसके साथ बढ़ना क्या है, उसका इफेक्ट है, कि दोनों का आपस में क्या है, एक रिलेशन है। तो इस प्रकार से उसी प्रकार हमें पता है कि डिमांड जब कम होती है तो क्या हो जाता है, हमारा साथ में जो इन्वेस्ट है वो भी कम हो जाता है। तो सरकार क्या करती है, डिमांड कम होने से इन्वेस्ट कम हो जाता है, तो सरकार ये तरीका अपनाती है कि वो इन्वेस्ट को कम नहीं होने देना चाहती वो, तो इसलिए वो ऐसे तरीके अपनाती है कि डिमांड को मोटिवेट कर सके, उसको कम होने से रोक सके। फिर हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, कि इकोनॉमिक थ्योरीज को का जो निर्माण है वो किसके आधार पर होता है, वो भी हमारा सांख्यिकी के आधार पर होता है। इकोनॉमिक थ्योरीज इस प्रकार से लॉ, ये जो हमारे जितने भी हैं डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड है, उसमें हमारा क्या है, एक हमारी जो प्राइस है, दूसरी हमारी क्या है, क्वांटिटी है, डिमांड है। प्राइस 5 रुपये थी, मांग 10 आइसक्रीम खरीदते थे हम, क्वांटिटी में कोई भी वस्तु हम ले सकते हैं। प्राइस कम होकर 1 हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस आधार पर जब संख्या के रूप में व्यक्त किया है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी थ्योरी का निर्माण कर सकते हैं। तो थ्योरी क्या है हमारा, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो हम दोनों के बीच संबंध बता सकते हैं कि डिमांड किसका फंक्शन है, प्राइस का फंक्शन है। तो ये ऐसा संबंध देखने के बाद ही हमें पता चला कि जब जब हमारी क्या होती है, प्राइस राइज होती है तो डिमांड क्या होती है, फॉल होती है। दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो ये हमारा आपस में हम क्या कर सकते हैं, थ्योरीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर है हमारा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, कि फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज का निर्माण, पॉलिसीज क्या होती है, किसी काम को करने का तरीका निर्धारित करना। जिस प्रकार सरकार है वो पॉलिसी निर्धारित करती है, वो हर काम को करने की पॉलिसी निर्धारित करती है। टैक्स है, ऐसा नहीं है कि सरकार अपने मनमाने तरीके से टैक्स लगा देती है, नहीं, पहले पॉलिसी निर्धारित करती है कि कितनी इनकम है, उस पर कितना टैक्स लगाना चाहिए। इसीलिए तो हमारे देश में क्या है, प्रगतिशील कर है, कर की रेट जब आय कम होती है तो कम होती है, ज़्यादा होती है तो ज़्यादा। तो सरकार आपस में रिलेशन देखती है और फिर क्या करती है, पॉलिसीज को फॉर्मुलेशन करती है कि किस आधार पर किस पॉलिसी का निर्माण करना है। तो मुख्य रूप से टैक्स रेट की जो पॉलिसी है, टैक्स लगाने की जो पॉलिसी है उसका निर्माण है, या सरकार की अन्य जो 5 ईयर पॉलिसीज हैं वो सभी किसके आधार पर, सांख्यिकी के आधार पर उनका निर्माण किया गया है। फिर इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, कि इसमें हमारा इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में क्या है, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी किसके पर आधारित होती है, भविष्यवाणी भी हमारे डाटा पर आधारित होती है। ऐसा नहीं है कि कोई पंडित की भविष्यवाणी है कि मन में उठाया ये होगा ऐसा कह दिया, नहीं, हम लगातार देख रहे हैं कि जब जब कीमत घटती है मांग बढ़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं, भविष्य के बारे में भी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले समय में अन्य बातें समान रहने पर जब जब हमारी कीमतें बढ़ेंगी मांग क्या होगी, कम होगी। अन्य बातें समान में हमारी कुछ अजम्पशन है जो हम मान लेते हैं कि उनमें कोई चेंजेस नहीं होता, वो लिख देते हैं हमारी कि इनकम में कोई चेंज नहीं होता, अन्य वस्तुओं की कीमत में कोई चेंज नहीं होता। जो हमारा है एक्सपेक्टेशन है भविष्य के बारे में, कीमत के बढ़ने और घटने की, वो सेम रहती हैं। तो टेस्ट वगैरह, रुचि वगैरह वो सेम रहता है, हमारी जलवायु वगैरह। तो ये हम कुछ बातें मान लेने पर, अन्य बातें समान रहने पर हम भविष्य के बारे में फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि जब जब कीमत बढ़ेगी मांग कम होगी, जब जब कीमत घटेगी मांग बढ़ेगी। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं। फिर है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट फ्रॉम वेयर वी डू नॉट वांट टू मूव। हम जहाँ पर आराम की अवस्था में आ जाते हैं वो पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो कई बार क्या होते हैं, हम दैनिक जीवन में भी क्या होते हैं कि कोई मान लो आप बहुत अच्छे से देख करके प्राइस को अच्छे से सोच समझ करके कोई सूट लेकर आए हो, आप इक्विलिब्रियम में हो, आप संतुष्ट हो, लेकिन घर आने के बाद आपकी पड़ोसन आपको कह देती है अच्छा नहीं है और आप मुंह लटका के बैठ जाते हो, तो दैट्स मीन आप इक्विलिब्रियम में नहीं हो। इक्विलिब्रियम क्या इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट फ्रॉम वेयर वी डू नॉट वांट टू मूव। तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कब संभव है, जब हमारे पास सांख्यिकी है, उसके कारण ही हम इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम निकाल पाते हैं। जिस प्रकार से एक उपभोक्ता इक्विलिब्रियम में कब है, जब वो अपनी वस्तु से जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वस्तु उसने ली है उसको उसकी प्राइस के
बराबर, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वस्तु लेने से उसको क्या मिली, उपयोगिता मिली, लेकिन प्राइस देने से उसने क्या की, उपयोगिता त्याग की कि वो उसको बराबर करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल एक सूट वाला है, आप उसको बिठाते हैं, वो सूट वाला 500 रुपये का बोलता है, लेकिन आपको लगता है कि 500 रुपये की जो मैं त्याग करता हूँ प्राइस के रूप में, उसकी जो उपयोगिता है वो उस सूट से जो उपयोगिता मुझे मिल रही है वो बराबर नहीं है। तो आप उसकी प्राइस क्या करते हो, घटाते घटाते 300 पर आते हो, और 300 पर दोनों क्या जो समझौता हो जाता है वो आपको 300 रुपये पर वो सूट देने के लिए तैयार हो जाता है। तो दैट्स मीन आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम में हो, क्योंकि आपने दोनों जो गेन किया है और जो लॉस किया है उसकी इक्वलिटी उसको क्या कर दिया है, बराबर कर लिया यूटिलिटी को। तो वहां पर उसी प्रकार से एक प्रोड्यूसर है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, वो भी क्या करता है, या तो मैक्सिमम प्रॉफिट पर इक्विलिब्रियम में रहता है, या यदि वो शॉर्ट पीरियड है तो मिनिमम लॉस जब उसको होता है तो इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन किसके कारण संभव हुआ, ये संभव होता है स्टेटिस्टिक्स के कारण। यदि स्टेटिस्टिक्स नहीं होता तो वो अपने हमारा बार्गेनिंग सिस्टम, यदि हमारा बार्टर सिस्टम होता तो उस तरह से वो कभी भी इक्विलिब्रियम का उसको पता ही नहीं चल पाता।